मॉनसून के मौके पर देश जेन जी के मुद्दों को लेकर उबल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जेन जी के मुद्दे, जेन जी, ये वाकई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे सत्ताधीशों को कंसर्न है, पॉलिटिकल पार्टीज जिससे रिलेट करके देख रही हैं, उनके मुद्दों को लेकर क्या समाधान परक तरीके से देखा जा रहा है, या जेन जी क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, साइजेबल चंक है, इसलिए उनके मुद्दों से कंसर्न दिखाया जा रहा है और जेन जी को मोहरा बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, कोई दो पार्टीज ऐसा कर रही हैं, कहीं ऐसा हो रहा है या सब जगह ऐसा हो रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे आज जेन जी मुद्दा या मोहरा। बहुत स्वागत है आपका, अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही देश के कर्णधार हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह अगस्त क्रांति वाला अगस्त हो गया है। अगस्त क्रांति अगर है तो कौन है जो मुद्दों से सरोकार रख रहा है जेन जी के, और कौन उन्हें मोहरा बना रहा है? अगर मोहरा बना रहा है तो आज की अड़ी इसे पर, और इसलिए भी क्योंकि छात्र आंदोलन के बाद जेन जी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जेन जी को साधने में जुटी हुई हैं और लग रहा है कि सभी को जेन जी से कंसर्न है। रांची में जेन जी का आंदोलन अब भी जारी है। आज के राजनीतिक हालात में जेन जी सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस बीजेपी पर जेन जी को मोहरा बनाने का आरोप लगा रही है। केसी वेणुगोपाल का आरोप है बीजेपी ट्रक में कार्यकर्ताओं को रांची भेज रही है, और उधर आज बीएसपी की तरफ से बड़े दिनों बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई तो यह कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जेन जी को मोहरा बनाया जा रहा है। जेन जी सावधान रहे और ऐसे किसी भटकावे में ना आए, वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर में फोकस करे। तो कौन है जो जेन जी को, उसके मुद्दों को समझ रहा है, और कौन है जो जेन जी को मोहरा बना रहा है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये डिबेट जब आप देखेंगे, ये इनपुट्स जब आप देखेंगे, तो क्या ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि जेन जी को लेकर कहां पर मुद्दों से यहां पर कंसर्न दिखाई दे रहा है और कहां उनको मोहरा बनाया जा रहा है? सबसे पहले ये देखिए, मायावती की जेन जी को नसीहत। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों छात्रों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक रंग में ढालना सही नहीं है। उन्होंने कहा छात्र युवा की समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जेन जी और युवाओं से अपील, किसी भी राजनीतिक दल का मोहरा ना बने, युवा अपने अधिकारों और रोजगार के मुद्दों पर फोकस करें, यह भी मायावती ने कहा है। ये जब बात कही गई है तो क्या जेन जी के मुद्दों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर में एक कंसर्न दिखाई दिया? जेन जी के ही मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कंसर्न रांची में भी। तो क्या एक तीसरा पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की गई है कि कोई नहीं है, इनके किसी के भी चक्कर में मत आइए? असल में जेन जी के मुद्दों को समझने वाला कोई और ही है, और वो बता रहा है कि अपने करियर पर, शिक्षा पर फोकस करो, इनके चक्कर में मत आओ। चक्कर में जेन जी इतनी आसानी से आ जाता है क्या? और अगर चक्कर में आ रहा है तो चक्कर में उनको डाल कौन रहा है? झारखंड छात्र आंदोलन पर कांग्रेस का क्या आरोप है? बंगाल से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को झारखंड भेजा जा रहा है। ट्रकों में भरकर कार्यकर्ताओं को आंदोलन में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रांची के आंदोलन में फर्जी भीड़ जुटा रही है। छात्रों के अहिंसक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। युवाओं के आंदोलन से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके ये आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि यहां पर भी तो जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था तो जंतर मंतर में भी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे पहुंचे थे, बल्कि वहां पर पहुंचकर दिखने की और अटेंडेंस लगाने की एक होड़ थी। उन्हीं के मुद्दों पर एक तरीके से लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग के आगे धरना भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया। तो कहां पर छात्रों के मुद्दों पर जुड़ना जेन्युइनली एक उनकी हक की बात करना है, और कहां पर यह राजनीति है, यह समझने की कोशिश करेंगे। शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सरल पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सुनील साजन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और इसके अलावा डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खास तौर से दलित विचारों को सामने रखने के लिए वो जाने जाते हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ, वो भी इस चर्चा में बल्कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता हूं, शिवम त्यागी, कौन है जो
मुद्दों को समझ रहा है? कौन है जो इन्हें मोहरा बना रहा है जेनजी को? देखिए, मुझे लगता है इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि एक देश में एजुकेशन को लेकर एक शुरुआत हुई, शुरुआत को लेकर जो है धरना हुआ, धरने के बाद सारी चीज़ें हुई, रीनीट हो जाने के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद, रिजल्ट के बाद एक डिमांड लगातार केंद्र सरकार से बढ़ी और कहा गया कि आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने एंगेज करने के बाद इस्तीफा हुआ, इस्तीफा होने के बाद कंपनसेशन की बात हुई, वो हुई, और उसके बाद जितनी भी सारी मांगे थी वो मान ली गई, चीज़ें शांतिपूर्वक खत्म हो गई। उसके बाद सेम विषय जेपीएससी को लेकर झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड में शुरू होने के बाद शुरुआत में तो ऑब्वियसली मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं थी, मांग सिर्फ इतनी थी कि जेपीएससी का जो पर्चा है जिसमें धांधली हुई है उसको खत्म किया जाए, रीजेपीएससी किया जाए, और आप जो जांच करें वो सीबीआई से कराएं। तीनों ही मांगे पूरी नहीं हुई। लाठियों से बच्चों के सर फोड़ दिए गए, उनको लहूलुहान कर दिया गया, महिलाओं को घेर कर पीटा गया, पैलेट गन चलाई गई। मांग वहीं की वहीं है, मंत्री भी वहीं का वहीं है, लेकिन बयान बदल गए, चीजें बदल गई। झारखंड में पैलेट गन चल गई? हाँ जी, पैलेट गन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्ट कर दिया इस देश की पूरी मीडिया ने। इसके अलावा एक भी जगह पर अखिलेश जी से पूछा, कहते नहीं झारखंड में जो व्यवस्था है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राहुल गांधी से पूछा, नहीं बच्चों के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अरे आना चाहिए मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं कहूं कि सरकार को सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए और मैं ही सरकार में हूं, तो कहो ना भाई कि रेजिग्नेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी लोगों से पूछा गया, सीजेपी वालों से पूछा गया, कहते नहीं वो हमारी टीम वहां पर गई है, हम नहीं चाहते कि क्रेडिट शेयरिंग हो। क्रेडिट शेयरिंग? बॉस्टन से भारत आने में तो आपको दिक्कत नहीं हुई, तो भारत में ही झारखंड में जाने में दिक्कत क्यों है? सबके ट्वीट्स बंद हैं, सबकी आवाज बंद है, कोई बोलना नहीं चाहता। कौन इस्तेमाल कर रहा था? जनता के सामने है। 2 जगह 2 पेपर लीक, एक में इस्तीफा, रीनीट, जांच और कंपनसेशन। दूसरी जगह ना इस्तीफा है, ना जांच है, ना रीजेपीएससी है, ना जांच सीबीआई को दी गई है, कुछ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्वीट्स नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, देश के सामने कौन इस्तेमाल कर रहा है? बहुत साफ है कि मुद्दा किसको प्रभावित कर रहा है और इसको लेकर राजनीति कौन कर रहा है। सरल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र है शिवम त्यागी जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने कहीं ना कहीं जो जंतर मंतर पर ब्रूटैलिटी हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी का जवाब जो संसद में सभा पटल पर गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को देना है, देश के बच्चों को देना है, देश को जोड़ना है, उसको कहीं ना कहीं रांची के पीछे छुपाने की उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी कोशिश की। लेकिन ये कोशिश मैं मानता हूं नाकाम है, क्योंकि जेन जी एक समझदार जनरेशन है, वो सब देखती भी है, सब समझती भी है। नंबर 1, झारखंड में जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, राहुल जी ने खुद उसको कंडेम किया। लेकिन एक बिल्कुल बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कोई छुट भैये नेता का, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, आप शिवम त्यागी का ही स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिन्होंने विरोध किया हो कि AK-47 नहीं चलनी चाहिए थी हमारे स्टूडेंट्स पर, जिन्होंने विरोध किया हो कि हमारे स्टूडेंट्स पर दिल्ली में पैलेट गन नहीं चलनी चाहिए थी। दूसरी बात, शिवम त्यागी जी को शायद पैलेट गन और पेंट बॉल के गन में फर्क नहीं समझ में आता, क्योंकि झारखंड में जो गन दिखाई जा रही है वो पेंट बॉल गन है, वो पैलेट गन नहीं है, जिससे लोग अंधे नहीं होंगे भाई। नंबर 1, लास्ट थिंग, ये जो आज देश में हो रहा है ना, ये पॉलिटिक्स ऑफ तू मैं से अगर हम हटके देखें तो ये देश में आज हो रहा है वो 12 साल में जो विफलता है सरकार की, उसकी वजह से हो रहा है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल क्रिएट करेंगे, वो नहीं हुआ। फिर वो नहीं हुआ, जब सवाल पूछे गए 5 साल बाद, तब लोगों ने मोदी जी और शिवम त्यागी जैसे प्रवक्ताओं ने कहा पकोड़ा तलो। आप बोलिएगा। मैं बीच में बोलूं, मेरा एक ही सवाल, सरल तरीके से चीजें सरल कर लेते हैं। दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, झारखंड में होना चाहिए कि नहीं? सीधा सरल सवाल है, सीधा सरल जवाब दे दो एक लाइन में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात है। देखो दिनेश जी और आपके दर्शक भी देख रहे हैं, वो जो होता है ना कि नकल में भी अकल चाहिए। दिनेश जी, इस बात से, सवाल से साफ हो गया
कि इनको जेनजी और झारखंड के छात्रों से कोई लेना देना सवाल नहीं है। पूछा है। इनको मलाल इस बात का है कि अपने नाम के अनुरूप तो सरल जी व्यवहार दो होना बातें चाहिए। हैं। देखिए, सरल जी दो देखिए बातें। देखिए नहीं, पेपर नहीं, लीक, मैं आपके- एक सर मैं दो बातें आपके सामने कहूंगा। नहीं, एक सेकंड रुक आपकी- जाइए। अगर आप भी बोलेंगे शिवम तो फिर मैं नहीं बोल रहा हूं, ना, आप आप बोलिए। एक I सेकंड। will give my सरल जी बस answer. दो बातें, मेरा सवाल है सीधा, बस दो बातें। जवाब दे दो। एक तो ये कि आप लोग अभी तक ये कहते रहे कि वहां बल प्रयोग अगर आवश्यक भी हो गया तो हमने मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा है। यहां जिस तरीके से शॉक बैटन चलाए गए, नेल बैटन चलाए गए या पैलेट गन चलाई गई, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या वहां पर भी बल प्रयोग अब इस तरीके का होने वाला? और दूसरे, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसी भी काम का जहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन में बल प्रयोग हो रहा हो वो उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, तो फिर कांग्रेस के सामने मजबूरी क्या है गठबंधन में बने रहने की? या क्या गठबंधन में रहते हुए वो अपने साथी को कंट्रोल नहीं कर सकते? दिनेश जी, अब आप मुझे 30 सेकंड्स दे दीजिएगा। पहले तो मैं शिवम त्यागी जी की बात का जवाब दूं। वो मैं कह रहा था ना कि नकल में भी अकल होनी चाहिए, क्योंकि इस बात से जो इनका सवाल था उससे साफ हो गया कि इनको झारखंड के युवाओं से, झारखंड के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है वो झारखंड की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ही नहीं आता, वो तो डिपार्टमेंट एंड पर्सोनल ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो इनको तो कौन से मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना ये भी नहीं पता है, नंबर 1। तो इस बात से साफ हो जाता है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान को 86 डेज तक प्रधानमंत्री जी ने खुद बचाया था और फिर युवाओं के प्रेशर के अंडर उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसी बात का मलाल है ये शिवम त्यागी। केवल पॉइंट नोट कर लीजिए शिवम, बारी आने पे जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी नंबर मेहमानों 2, के पास भी जाना है जी। जो आपने सरल, लेकिन कहा, अभी भी आपने ये इस सवाल का जवाब नहीं दिया नहीं, कि मैं खुद आपका- आपके आपका नेता ही जिस जवाब बात को अनुचित समझते हैं वो होने के बावजूद आपकी गठबंधन में बने रहने की मजबूरी क्या है, सरकार के साथ रहने की मजबूरी क्या है? ये आऊंगा लौटकर तो आपसे समझूंगा, लेकिन अब मैं सुनील साजन साहब के पास जाना चाहता हूं। मुद्दा कौन समझ रहा है और मोहरा कौन बना रहा है? सुनील साजन साहब, जेनजी को। देखिए दिनेश जी, हम अपनी बात शुरू करेंगे जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर के जब जंतर मंतर पर लाखों नौजवान देश का धरने पर बैठा था मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, तो एक बात कही थी कि ये मुद्दा देश के नौजवानों का है, ये मुद्दा न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न भारतीय जनता पार्टी का है। और मुझे लगता है आज भी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग बैठे हों या झारखंड की राजधानी रांची में बैठे हों, अगर देश के किसी भी कोने में नौजवान अपनी बात सरकार के सामने कह रहा है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों से बात करे। और झारखंड की सरकार से मैं बिल्कुल अनुरोध करूंगा, क्योंकि झारखंड की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार नहीं है कि कब से देश का एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर, उस पर कोई बात नहीं हो रही, न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री। और दिल्ली, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपसे कहूँगा, हालांकि कल से टीवी चैनलों पर जब हम देख रहे हैं तो जंतर मंतर की तुलना वहाँ से की जा रही। एक तुलना तो हो सकती है कि दोनों जगह नौजवान सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से बर्बरता जंतर मंतर पे हुई, आप बेटियों के कपड़े फाड़ देंगे, आप बेटियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी आपकी पुलिस डालेगी और पुलिस के साथ साथ आपके अपने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे उसमें शामिल होंगे, आप पैलेट गन चला देंगे, आप मानवता की सारी हदें खत्म कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ दिनेश जी, अगर रांची में लाठी चार्ज हुआ है हम उसकी भी निंदा करते हैं, हम उसके समर्थन में नहीं बैठे हैं। सुनील जी, कि एक तरफ हमारा नजरिया दूसरा है और दूसरी तरफ दूसरा है। सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से अगर आपके कहीं नेता पर भी सॉलिडेरिटी में साथ नौजवानों जंतर के मंतर साथ- पहुंचे थे, जी। क्या आपके नेता उस सॉलिडेरिटी के साथ रांची में दिखाई दिए? और दूसरा, क्या यही होता रहेगा कि जब तक लाठी नहीं चली तो देखिए यहाँ लाठी नहीं चली है, जब लाठी चल गई तो अच्छे लाठी भर चली है, लेकिन लाठी में वो शॉक बेटन नहीं थी, वो कील नहीं लगी थी? मतलब ऐसा ही होता रहेगा क्या? बल प्रयोग को बल प्रयोग में रखा जाए ना, ये कहा जाए कि किसी भी तरह का बल प्रयोग छात्रों से बातचीत करके समाधान पूर्वक बात निकाल के उनके ऊपर किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का, आप सिर्फ आप नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से वहां पहुंची, दीपके जिस तरह वहां को लेकर सक्रिय रहे, क्या वो सक्रियता, क्या वो वेहिमेंस आपको झारखंड में दिखाई दिया?
अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ दिनेश जी, हमारी पार्टी के सांसद, हमारी पार्टी के नेता दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे और कब पहुँचे? हम आंदोलन में शामिल नहीं थे, हम उनकी आवाज़ थे। और एक बात कह रहे हैं, जब आपने अमानवीय तरीके से व्यवहार किया छात्र के नौजवानों के साथ, तो हाँ, हमारे सांसद गए, हमारे नेता गए, क्योंकि दिल्ली में थे, संसद चल रही थी, और इस देश के किसी भी कोने में अगर अमानवीय घटना किसी नौजवान के साथ होगी, किसी छात्र छात्रा के साथ होगी, आपकी बात को पार्टी क्या सार संक्षेप में ऐसे समझकर मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप ये कह रहे हैं कि जब कभी बल प्रयोग में अमानवीयता आ जाएगी तो समाजवादी पार्टी वहां पर आप मौजूद पाएंगे, तब तक अगर नहीं है तो इसको बहुत बड़ा विषय ना बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं? हमने आपके नहीं, सुन लीजिए, नहीं दिनेश जी, हमने जब शुरुआत में कहा कि हम दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं, हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हैं। छात्र के जो कल के भविष्य हैं देश के, आप उनको आंसू गैस कैसे मार सकते हैं? वाटर कैनन से आप कैसे मार सकते हैं? आप लाठी कैसे चार्ज कर सकते हैं? आप कील वाली बैरिकेडिंग कैसे बना सकते हैं? हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक राहत दिखती है कि कम से कम झारखंड की सरकार उन नौजवानों से बात करने को तैयार है। और इसका एक उदाहरण है कि वहां के नौजवान मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे हैं। मुझे एक चीज और समझ में आती है सुनील साजन जी, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। अगर जंतर मंतर में ये सब ना हुआ होता तो मुझे लगता है जो संवेदनशीलता या थोड़ी आप एहतियात और सतर्कता वहां छात्रों से डील करने के मामले में फिलहाल पूरे तंत्र की देख रहे हैं, शायद वो भी नहीं हुई होती अगर दिल्ली में जंतर मंतर में पहले कुछ चीजें एक तरीके से कंपैरिजन के लिए पहले ही ड्रॉ ना हो गई होती तो। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। लेकिन मैं अब सतीश जी के पास जाना चाहता हूं। सतीश प्रकाश जी, मायावती कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं समझ रहा है, हर एक मोहरा ही बना रहा है, सावधान रहो। मतलब क्या ये तमाम नेता, ये तमाम पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जेनजी को नहीं समझ रहे, उनके मुद्दे नहीं समझ रहे, उनको मोहरा बना रहे हैं? ये नहीं दिनेश जी, इस देश का दुर्भाग्य भारत का यही है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में रहती है। जैन जी सबसे ज्यादा भारत के अंदर रहते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी बात करने का एक नया रास्ता है। और कहीं ना कहीं उनकी बातों के ऊपर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जंतर मंतर में बच्चे बैठे, आंदोलन हुआ, तमाम लोग, पॉलिटिकल लोगों ने कहीं ना कहीं दूरी बना करके रखी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, कहीं ना कहीं वह पॉलिटिकल पार्टियों का आना जाना लगा रहा। और उसके बाद किस तरह के हालात बदले कि सरकार वर्सेज कहीं ना कहीं विपक्ष हुआ। मेरा मानना यह है कि यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। रांची में भी ये हो रहा है कि अब वहां जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वहां बाकायदा एबीवीपी के बहुत सारे कार्यकर्ता गए जो जंतर मंतर से कहीं ना कहीं दूरी बना कर रखे थे, आज वो छात्र बन जाते हैं। ये तो दो तरह की बातें हो रही हैं। अभी यहीं पर एक पैनलिस्ट ने कहा कि वहां आरएसएस के गुंडे पहुंचे, वीएचपी के लोग पहुंचे, ये तक कह दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर दूरी बना के रखी गई थी, वहां पर शामिल हो रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, आप देखिए दिनेश जी, बातों को घुमाइए मत। नहीं, मैं तो आपके सामने दोनों ही बातें जो रखी गई अभी, मैं कुछ नहीं घुमा रहा हूं। सुनिए, जो आरएसएस के गुंडे बदमाश बाकायदा पुलिस की वर्दी में, सादी वर्दी में डंडे लेकर के, कील लेकर के महिला के प्राइवेट पार्ट को जिस तरह से टच कर रहे थे, उनके अंदर लकड़ी वकड़ी जिस तरह का भी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अब वही गुंडे बदमाश आदमी जो यहाँ जंतर मंतर के ऊपर आंदोलनकारी जैनजी के ऊपर लठ और डंडे बरसा रहे थे, आज वो खुद जैनजी बन करके कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मेरा सवाल यह है कि अभी तक जो राजनीति हो रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जेनजी की आवाज हैं, इधर कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, वहां पर ये तक कहा जा रहा है कि वीएचपी के लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जेनजी के समर्थन में आवाजें उठा रहे हैं। क्या ये सब राजनीति हो रही है? और यहां जिस तरीके से बहन जी ने कहा कि ये सब मोहरा न बनाएं, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, शिक्षा पर फोकस कीजिए, करियर पर, तो क्या ये सब मोहरा बनाने की कवायद हो रही है सब तरफ? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर जिस तरह का बाद में उसका पॉलिटिलाइजेशन हुआ, छात्रों को छात्र की तरह से रह जाए ना, उनकी जैनजी की आवाज सुनो ना। वहां से देखिए, इस आंदोलन ने भारत की राजनीति को बदला है। नहीं तो कौन सुन रहा है जैनजी की आवाज और कौन राजनीति कर रहा है, बताइए ना जी। अब ये कर रहे हैं ना, दोनों लोग कर रहे हैं ना, पक्ष और विपक्ष से दोनों लोग बैठ करके कर रहे हैं। देखिए मेरा कहना यह है, नहीं, ये दोनों राजनीति कर रहे हैं।
सर दिनेश जी, हाँ। एक बड़ा पुराना शेर है हाँ। कि परों को फैला जमाना उड़ान देखता है, कि परों को फैला कि जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ करके क्या आसमान देखता है। जब जैन जी को आपने इग्नोर किया, उनकी बातों को इग्नोर किया, वो मजबूर हुआ सड़कों के ऊपर जाने के लिए। जिस बच्चे को अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ रामकृपाल जी के पास होकर। शिवम, देख रहा हूँ आपका इशारा काफी देर से, एक बार मेरे को रामकृपाल जी के पास जाने दीजिए। रामकृपाल जी, कौन मुद्दा समझ रहा है और कौन मोहरा बना रहा है? दिनेश जी, यहाँ जिसको युवा कहा जा रहा है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो युवा नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो एक वोट दिखाई पड़ता है। और ईमानदारी की बात यह है कि आजकल एक नया वर्ड चल गया है, जेन जी। हमने वो दिन भी देखा है, ऐसा नहीं है कि युवा के नाम पर पहली बार आंदोलन हो रहा है या युवा पहली बार। जेपी मूवमेंट में भी तब उसको कहते थे तरुणाई, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। युवा जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उसी में था कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है। हमने वो दौर भी देखा है। और उसी जेपी ने बाद में अपने समय में जब जनता पार्टी बन गई तो देखा कि बिहार में भयानक रूप से अगड़ों और पिछड़ों में जो छात्र थे उनमें भी लड़ाई हुई। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि मुद्दा तो होता है, लेकिन बड़ी आसानी से ये सब जैसे बैठे रहते हैं ना ताक में कि कहीं से कुछ उठे, क्योंकि मुद्दा विहीन है पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज। रियल इश्यूज पर लड़ने के लिए ना तो उन्होंने अध्ययन किया है, ना उनके पास कोई सबूत। तो वो चाहते हैं कि कुछ देश में ऐसा उठे जिसमें से सारे वो मुद्दे दब जाएं और ये उठ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं, अभी देखिए, तो ये रियल इशू है कि नहीं है रामकृपाल जी? शिक्षा, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य दांव पर, ये रियल इशू है कि नहीं है? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि देखिए दिनेश जी, जंतर मंतर और रांची, इन दोनों का फर्क देख लीजिए। जंतर मंतर पर आप ही के यहाँ और सारे पेपर में भी आया था, 20 तारीख को 22 तारीख के बीच में ये छपा हुआ था कि 62 प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हुए और 120 पुलिस वाले भर्ती हुए। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने उन 120 लोगों के बारे में कोई बात नहीं कही। क्या आरएसएस के गुंडों ने जाकर के ये पुलिस को पीटा था या पुलिस ने अपने आप सर फोड़ लिया था? कम से कम अगर वो भी इस देश के नागरिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर नहीं, मेरा कहना तो ये भी है कि अगर वो एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आए हुए गुंडे थे तो उन्हीं के ऊपर से लगे हुए केस को विड्रॉ कराने का इतना डेस्परेशन क्यों था? नहीं, और दिनेश जी एक मिनट और बात कहूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के भाई सुनील जी कह रहे थे अगर रांची में लाठी चार्ज हुआ है तो, यानी वहां अगर है अभी भी। सुबह अखिलेश जी ने क्या कहा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तब मैंने कहा था कि भगवान की लाठी दिखाई पड़ रही है, रांची की लाठी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ना कि अगर मोदी और शाह कहीं हैं, उनको उनके ऊपर बन सकता है, बड़ी आसानी से बना लीजिए। लेकिन अगर कोई अपना है या कल को अपना हो सकता है, साथ चुनाव लड़ना है, तो जरा संयम बोलिए, वहां अगर लगाइए। नहीं तो क्या मैं ये समझूं सर आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम आंदोलन होते देख लिए, आंदोलनों के जेन्युइन कंसर्न्स या उसमें होने वाली राजनीति भी आपने देखी है। मौजूदा परिदृश्य में क्या ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दम भर सके कि इस मुद्दे को लेकर हम एकदम साफ हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम छात्रों के मुद्दों को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं, या कम ज्यादा हर तरफ से राजनीति हो रही है? बिल्कुल दिनेश जी, हर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस समय छात्र नहीं, उसको वोट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं बहुत तारीफ करूंगा जब कभी भी कोई भी विजुअल जंतर मंतर का और रांची का पैरेलल दिखाया जाएगा तो इस देश की जनता समझ जाएगी। रांची के छात्रों ने बहुत जेन्युइन मांग की थी। उनकी मांग कोई व्यक्ति को लेकर के नहीं थी,
जैसे वहां था कि फलाना जी इस्तीफा दे दे बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आज भी यही कह रहे हैं कि वो परीक्षाएं जिनको आप खुद स्वीकार करते हैं कि धांधली हुई है वो रद्द की जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए। और उसके लिए इतने दिनों तक वो कभी भी अपने मंच को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को सौंपने नहीं दिया। सहयोग में कोई भी निकल आए, लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी मांग जेन्युइन है और सब लोग जानते हैं जिस तरह से भर्तियां हुई हैं, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में भी होती थी। आज मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आज नहीं होगा, लेकिन सर आप अलग अलग राज्यों ने, रामकृपाल जी, और मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स जरा तैयार कीजिए, अलग अलग राज्यों ने जेनजी के मुद्दों को समझते हुए अलग अलग राज्यों ने पहल कदमी भी शुरू कर दी है। जेनजी को साधने के लिए, जेनजी के मुद्दों समझने के लिए, परीक्षाओं में कहां कहां क्या दिक्कत होती है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। केंद्र ने तो इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी इसकी जरूरत महसूस हो रही है और वो करने के लिए अब राज्य कदम बढ़ा रहे हैं। क्या इसका स्वागत होना चाहिए? क्या ये मौजूदा परिदृश्य में जो आवाजें उठाई गई, ठीक है कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उससे कुछ यील्ड हुआ है क्या जिसको पॉजिटिव मानना चाहिए? जरा देखिए जेनजी को साधने के लिए तैयारियां क्या क्या हैं। केंद्र सरकार कई सरकारी विभागों में अब ये कह रही है कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया जाए ताकि उस एज ग्रुप के लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स क्या हैं, उनकी बातचीत क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका लुकआउट क्या है, इसको समझा जा सके। जेनजी से जुड़ने के लिए विशेष रीच आउट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। बिहार में सभी स्कूलों और कॉलेजेस में मंत्री, सांसद, विधायक, डीएम जेनजी से अब संवाद किया करेंगे और 30 दिनों के भीतर भीतर डिजिटल समाधान भी दिया जाएगा। राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन भी यहां किया जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? मुंबई की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है यहां पार्षद तेजस्वी घोसालकर की रेल मंत्री को एक चिट्ठी गई है और इसमें कहा गया है कि लोकल ट्रेन में 3 डिब्बे जेनजी और जेन अल्फा के लिए रिजर्व किए जाएं। अब ये कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है नहीं मालूम, लेकिन जेनजी को लेकर आप देख रहे हैं कुछ किए जाने की तत्परता तो दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य युवा आयोग बनेगा। 16 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए नई युवा नीति बनी गई। हर जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना लाई जा रही है। 102 टॉप जो स्कॉलर्स होंगे उनको 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तमिलनाडु में युवा कल्याण फंड को डबल करके 1051 करोड़ किया गया। 2031 तक 5 लाख युवाओं की एआई ट्रेनिंग भी की जाएगी। तो क्या ये जो हुआ इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी प्रशंसा हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको तटस्थ होकर देखा जा सकता है, बहुत सारी चीजों की आलोचनाएं भी, लेकिन क्या इसको लेकर क्लियर कट ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि इसमें राजनीति ही हो रही है या इसमें मोहरा ही बनाया जा रहा है? इसको कैसे देखा जाए समग्रता में? क्या कौन से पॉइंट आपने शिवम नोट किए? बीच में आप कुछ कहने के लिए तत्पर थे। 4-5 चीजें सबसे पहले कही गई। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इनको तो ये भी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट के तहत ये सारी चीजें आती है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा अच्छे तरीके से मैं जानता हूं कि वो राधा कृष्णा किशोर के अंतर्गत आती है, लेकिन भाई हेमंत सोरेन जी के पास जो होम जेल डिजास्टर मैनेजमेंट आता है और ये जो लठ आपको दिखाई नहीं दे रहे, इनका क्या करोगे? ये अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं वो जो लाठियां जंतर मंतर पर पड़ी थी ना, वैसी नहीं हुई है झारखंड में। आप देख नहीं पा रहे हैं सुनील साजन जी, लोगों को घेरकर, महिलाओं को घेरकर, बच्चों को घेरकर पीटा जा रहा है। और जो यहां पर सिर्फ बैरिकेटिंग थी, झारखंड में वो बैरिकेटिंग के ऊपर कटीली तारे हैं। आंखें बंद हैं आपकी, आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आपको सिर्फ अपना पार्टी हित देखना है। जेनजी या फिर एजुकेशन के मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है। अब एक और चीज पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं लाठी तो चली नहीं। आप देश के पत्रकार पीटे गए हैं भाई, महिलाएं पीटी गई हैं, और वहां पर महिला पुलिस नहीं थी, वहां पर पुरुष ने पीटा है। जो वहां पर जितने भी पुलिस के पर्सनल्स हैं वो महिलाओं पर लाठियां भांज रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर छात्र हैं और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के छात्र हैं तो डिंपल जी जो यहां पर जंतर मंतर आई थी और एक मां की तरह बच्चों का ख्याल रख रही थी, उनको झारखंड जाने में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। मुझे पता है आपके बस की बोलना नहीं है हेमंत सोरेन जी के खिलाफ, आपके बस की नहीं है जेएमएम के खिलाफ बोलना, आपकी हैसियत ही नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ तो खड़े हो जाओ। और ये जो विजुअल्स टीवी 9 से लेकर देश की हर मीडिया पर इसका जवाब भी ले लीजिए ना, फिर जवाब भी ले लीजिए क्योंकि समय सीमित है। 10 सेकंड नहीं प्लीज, वो 3 है, मैं 1 हूं, और अगर आप मेरे साथ एक और भी जोड़ ले तो भी 2 ही है, समय दीजिए। एक और चीज कहा गया, एबीवीपी तो थी ही नहीं जंतर मंतर पर, पढ़ते क्यों नहीं हो भाई?
6 मई को पेपर हुआ नीट का, 12 मई को उस बात की सत्यापन हो गया कि वो पेपर लीक हो गया। 13 मई को नीट ऑफिस के सामने, एनटी ऑफिस के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चल रहा था। वीडियोस है पूरे देश में। ओके दोनों जवाब देने के लिए तत्पर हैं। पहले सुनील साजन, आता हूं सरल जी आपके पास। पहले सुनील जी 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 देखिए दिनेश जी, अब बीजेपी के प्रवक्ता को मैं क्या ही समझाऊं। मैंने दोनों जगह की बात की है। कटीले तार की बैरिकेटिंग की बात हमने की है, बाद में आप बात कर रहे हैं। लेकिन देश के अहंकारी प्रधानमंत्री और अहंकारी गृह मंत्री की तुलना और किसी से मत करिए। हाँ, हो ही आप नहीं लोगों ने सकती। देश को बर्बाद किया, ये नीट स्वीकार कर कर लीजिए। आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो देश के नौजवानों ने स्वीकार कर लिया है। अभी आपके एक मंत्री को घुटने पर लाए हैं। यही देश का नौजवान, देश के प्रधानमंत्री नहीं है भैया, डियर फ्रेंड जो कहते हैं। अब तो ये कहा जाएगा सुनील साजन जी, एक सेकंड सुनील साजन जी, अब तो ये कहा जाएगा कि दोनों ही मुद्दों पर, चढ़ावे वाले मुद्दे पर भी और परीक्षा वाले मुद्दे पर भी, जब सरकार बोलने के लिए तैयार थी, गृह मंत्री बोलने के लिए तैयार थे, तब विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था। और आज गृह मंत्री जी आकर बोलने के लिए जवाब कहते हैं, वो अब तो नहीं मानते। जवाब देखिए दिनेश जी, ये देश समूचा विपक्ष और पूरा देश जवाब तो चाहता है ना प्रधानमंत्री जी से कि भाई आपकी देख रेख में भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो जवाब कौन देगा? परीक्षा लुट गई, आपने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। नहीं, ये बातें तो आप लगातार कह रहे हैं, रोजगार खत्म कर दिया। लेकिन इस पर सरकार जब जवाब देना चाह रही है, अडानी को दे दिया, तो उस राह को तो आप लोगों को आसान बनाना चाहिए। लेकिन अब जरा मैं सरल जी की बातें भी सुन लूं। सरल जी, आपने जो बातें नोट की अभी, और कुछ कहने के लिए आप भी उद्यत थे, हाथ खड़ा कर रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि भाई आज जो अमित शाह जी ने और कल रिजिजू जी ने कहा स्टेटमेंट देकर कि गृह मंत्री तैयार है, तो उससे तो विपक्ष जो कह रहा था वो बात सही निकली ना। हम तो 22 दिन से डिमांड कर रहे थे, हमारी डिमांड कंसिस्टेंट थी, लेकिन सरकार भाग रही थी और संसद को नहीं चलने दे रही थी। तो मतलब अब तो अमित शाह जी को सबसे पहले माफी भी मांगनी चाहिए कि 22 दिन तक मेरे ईगो और एरोगेंस की वजह से ये संसद नहीं चला और देश का इतना टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हुआ। इसके लिए सबसे पहले उनको माफी मांगनी। सरल जी, तो ये तो मतलब विपक्ष के सामने, इस तरह के विपक्ष के सामने तो किसी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो ये जो विपक्ष मांग कर रहा है अगर वो कर दे, तो देखिए हम सही कह रहे थे, इन्होंने इतने दिन की देर लगा दी। अगर वो ना करें तो अभी अहंकारी और तमाम विशेषण तो तैयार हैं ही। नहीं, इसमें हैरानी की क्या बात है भाई? हम तो पहले दिन से मांग कर रहे थे कि जंतर मंतर पर जो हुआ है, वो गृह मंत्री इधर वो अकाउंटेबिलिटी ले, या वो इनकॉम्पिटेंट थे कि उनको कोई पता ही नहीं था। तो इसमें 22 दिन क्यों लगा दिए? अमित शाह जी किस बात से डर रहे थे संसद में आने के लिए? तो ये तो सवाल एकदम जेन्युइन है, जिसका जवाब गृह मंत्री जी को देना चाहिए। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुन लीजिए जरा, यहाँ 10 सेकंड ही लीजिएगा प्लीज। कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक पत्रकार ने पूछा कि गृह मंत्री जी ने कहा है, और यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि गृह मंत्री सभी बातों पर जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में तैयार है, आने के लिए तैयार है। तो पता है क्या कहा राहुल गांधी ने? नहीं, ये तो कभी मुद्दा ही नहीं था। तो ये था कि गोलियां किसने चलवाई, शूटिंग किसने कराई, किसने ऑथराइजेशन किया? भाई ये कैसे तय कर लो पहले क्या चाहिए। सरल जी, ये एक सेकंड सरल जी, ये कैसे मान लिया गया कि गृह मंत्री अगर इस बारे में बोलने आएंगे तो वो ये नहीं बताएंगे कि उनके आदेश पर ऐसा हुआ, एसडीएम ने वहां पर फैसला लिया? ये अज्यूम कैसे कर लिया गया? मुद्दा सेम है दिनेश जी कि 22 दिन से गृह मंत्री देश के भाग क्यों रहे थे सदन से, ये मुद्दा है। इसका जवाब मतलब अगर आप वो जवाब देना चाह रहे हैं तो आप ऐसे नहीं होगा कि भाई जब मन, तो अब आप इसलिए जवाब नहीं देने देंगे क्योंकि आपने 22 दिन जवाब किया। अब जरा मैं इसको लेकर रामकृपाल जी के पास जाऊं। रामकृपाल जी, दिनेश जी बोलिए। एक सेकंड रामकृपाल जी वो कुछ कह रहे हैं, वो हाँ बोलिए सरल जी, जल्दी से अपनी बात कहिए, कुल 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। हाँ सरल जी बोलिए। 2014, 2019, 2024 में जो हिस्टोरिक मैंडेट मिला, 3 बार बीजेपी को देश की जनता ने चुनकर सरकार बनाई, तो क्या उसमें यंगस्टर्स ने वोट नहीं? अरे भाई, उन्होंने मेरा लेकिन नाम तब तो जेनजी का वोट और यंगस्टर्स का वोट आएगा, यंगस्टर्स हमारे ही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हक की बात की, तब आईएसआई एजेंट हो गए,
चाइनीज एजेंट अरे हो गए। पटेल साहब, बात तो वहां से आगे निकल गई ना। अब एक सेकंड, रामकृपाल जी, सदन में इसलिए क्योंकि जिस पर हम जवाब मांग रहे थे, देखा हम लेजिटिमेट थे, हम सही थे, अब जाकर जवाब आ रहा, इतनी देर क्यों हो गई? अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसमें सरकार से जवाब चाहिए, ठीक है आपके दबाव में, मान लिया आपके दबाव में, लेकिन सरकार अगर जवाब देने आ रही है तो क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? बिल्कुल दिनेश जी, जवाब दो तरह के होते हैं। एक जवाब जिसमें आवाज नहीं होती है, घटनाएं अपने आप पब्लिक को सारा बयान कर देती हैं। 22 दिन अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता 22 दिन कह रहे थे, इसी 22 दिन में आप निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां जाने, ये पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। अमित शाह को आपने इस 22 दिन में इतने जवाब देने नहीं बल्कि आपसे सवाल करने का इतना मौका मिल गया है कि वो जब भी बोलेंगे तब इतने उनके जवाब से ज्यादा उनके सवाल होंगे, क्योंकि दोनों चीजें, जंतर मंतर भी रहेगा और रांची भी रहेगा। आप जवाब विपक्ष नहीं दे पाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि अगर रांची में लाठी चली है तो अगर, और जिनको भगवान की लाठी दिखाई पड़ रही है लेकिन रांची की लाठी नहीं दिखाई पड़ रही है, जवाब जानने के लिए सवाल का जवाब आप भी तैयार रखिएगा। और ये आज नहीं हुआ है, कल जरूर होगा, जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब में नहीं। लेकिन सुनील जी से मैं एक बात तो ये कह रहा हूं कि सुनील जी, आपने जिस तरीके से कहा कि देखिए दोनों ही जगहों पर हुए बल प्रयोग की हम निंदा करते हैं। एक जगह आप लोगों की सशरीर मौजूदगी होती है, दूसरी जगह आप सिर्फ बयान देते हैं। क्या आप लोग ज्यादा जेन्युइन दिखाई देंगे, लोगों को महसूस होंगे अगर वहां पर भी आपकी मौजूदगी होगी जिस दूसरी जगह के बारे में सिर्फ बात हो रही है? देखिए दिनेश जी, मैं रामकृपाल सिंह जी को सुन रहा हूँ, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि विपक्ष को जवाब दें। इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद अगर मैं उनसे ये अनुरोध करूं कि सरकार जवाब देती है, विपक्ष सवाल पूछता है, आप सरकार के बचाव में मत आइए। देश सुन रहा है आपको, देश का नौजवान सुन रहा है, और हमने दोनों जगह की निंदा की। लेकिन कई बार सरकार में रहते हुए जवाब नहीं दिए जाते। ये सत्ता का चरित्र होता। आपको याद होगा सर, जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि बहुत अच्छी है मेरी चुप्पी, जिसने बहुत सारे सवालों की आबरू रख ली, तब उनसे भी जवाबों की ही अपेक्षा की जा रही थी। तो सत्ता से सवाल पूछे जाने ठीक है, लेकिन क्या सत्ता को इख्तियार होना चाहिए कि वो कब कैसे जवाब दे, या विपक्ष के बोले हुए समय पर, तय किए हुए समय पर ही जवाब मिल जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है। कौन कर रहा है इस पर राजनीति, कौन बना रहा है मुद्दा, और कौन मोहरे के तौर पर सामने रख रहा है? बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ चर्चा में आज के जुड़ने के लिए।